अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि ऑप्टिमाइजेशन इन रिएक्ट। ठीक है, लास्ट टाइम आपको बताया था कि ऑप्टिमाइजेशन हम जब भी कर रहे होते हैं, नॉर्मल हमारे सिनेरियो में ये होता था कि हम जब HTML से जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट बनाते थे तो उसके अंदर ये होता था कि हम इमेजेस ऑप्टिमाइज कर लेते थे, PNG वगैरह से WebP कर लेते थे। और या न्यूज़ कोड मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी सारी चीज़ें कि हम जावास्क्रिप्ट मिनिफाई कर देते थे, न्यूज़ कोड हटा देते थे, तो इस तरीके से हमारी ऑप्टिमाइज होती थी। यहाँ पे भी वैसे ऑप्टिमाइज होती है वेब, लेकिन सिर्फ वो नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें कोड को ऑप्टिमाइज करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच चल रही होती है, कंपोनेंट लेवल पे आर्किटेक्चर चल रहा होता है पूरा, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स को ऑप्टिमाइज करना होता है। आज हमारा टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन इन रिएक्ट। ठीक है, ये टॉपिक नॉर्मली एडवांस रिएक्ट के अंदर आता है कि अब हमारी बेसिक लेवल पे जितनी भी रिएक्ट हम कर चुके हैं, अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है थोड़ा सा एडवांस टॉपिक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि एडवांस रिएक्ट में आता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लास्ट क्लास का टॉपिक है जो हमने MUI वाला पढ़ा था। ठीक है, मैं उसी में मैंने कॉपी कर लिया था, मैं यहाँ पे इसको आके एडिट कर लेता हूँ, कंपोनेंट थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। कॉम्पोनेंट्स में आके इसको मैं यहाँ से एडिट कर देता हूँ और app.js के अंदर आता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास, इसको बंद करते हैं, साइन अप को यहाँ से मैं हटाता हूँ और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। कंपोनेंट हमारा स्ट्रक्चर क्लीन हो गया। सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं या नहीं। npm रन डेव करता हूँ आके मैं। ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो गया वीट का, और 5173 पे आ गया हमारे पास हेलो। सही है, हेलो वर्ल्ड, हमने हेलो प्रिंट कर लिया यहाँ पर। अच्छा जी। सबसे पहले आज बेसिकली हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है, हमारा जो आज का जो एजेंडा है वो ये है, हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ ऑप्चा हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन इन रिएक्ट, इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं टोटल। सबसे पहले हमारे पास आता है मेमो। ठीक है, मेमो के बाद हमारे पास आता है यूज़ मेमो, या इसको हम रखते हैं थर्ड पे। सबसे पहले आता है यूज़ कॉल बैक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़ मेमो। अच्छा, ये मेमो एक अलग चीज़ है, यूज़ मेमो एक डिफरेंट चीज़ है। यूज़ क्योंकि यूज़ आ रहा है, इट मीन्स के हुक है। यूज़ कॉल बैक और यूज़ मेमो दोनों हुक हैं, ये दोनों हुक्स हैं, और ये मेमो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि रिएक्ट से हमें मिल रहा होता है। ठीक है, अलबत्ता हुक नहीं है क्योंकि यूज़ से स्टार्ट नहीं हो रही है। ये हमें तीन चीज़ें डिस्कस करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिकली ये रिएक्ट में इसकी एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं। सबसे पहले बिल्कुल मैं बेसिक तक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे। हमने लास्ट टाइम जब वेरी फर्स्ट क्लास हमने अपनी रिएक्ट की गई थी, हमने अपने पहला प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हमने एक टू डू बनाया था। टू डू टू टू डू एप्लीकेशन हमने बनाई थी। उसमें क्या होता है कि हम बेसिकली एक बटन होता था, वहाँ पे हम जो है वो ऐड टू डू करते थे, तो हमारे पास जो है वो टू डूज ऐड हो रहे होते थे जो यूज़ जो यूज़र ऐड करता था। सही है। तो उस उस टाइप की थोड़ी सी एप्लीकेशन हम बनाते हैं। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन ख़राब होती है। अभी हमने सिंपल बस बनाने में फोकस किया, तो उसको हमने ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं था कि भाई ऑप्टिमाइज कोड है नहीं, और हमें डिफरेंस पता भी नहीं लगा था। और ऐसा ये होता है कि ये चीज़ें पता नहीं लगती, लेकिन अगर आप किसी सीनियर पोस्ट पे अगर जाओगे या सीनियर डेवलपर जा रहे होगे, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देख जो है वो बिल्कुल आपने उनको जो कंसिडर करना होता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन, आपको पता नहीं होता आपकी एप्लीकेशन स्लो हो रही है, लेकिन उसका रीज़न आपको नहीं पता होता। बताया सब चीज़ें सही दिख रही होती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कंपोनेंट हमारे पास जो है वो अननेसेसरी रीटेंडर हो रहा होता है, जिसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन हमारी कॉस्ट होती है। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ कंपोनेंट। सही है, ये मैंने इसको एक बिल्कुल सेपरेट कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और ऐप के अंदर आके यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। चेक करते हैं कि या ऑल गुड। सही है। अच्छा, इसको मैं बाद में जाता हूँ कि इस टू डू कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके क्या कर रहा हूँ, एक काउंटर बना रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने 10 दफ़ा काउंटर बना चुके हैं भाई, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। तो अब इसमें आई होप कि किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। सिंपल यहाँ पे आया, हमने एक स्टेट ली, काउंटर कॉमा सेट काउंटर इज इक्वल्स टू यूज़
स्टेट, ठीक है, इनिशियल हमने 0 रखा है यहाँ पे। सही है, और चेक करते हैं भाई ये काउंटर यहाँ पे आई है। सही है। अच्छा, अब भाई इस काउंटर है, काउंटर के साथ एक मेरे पास बटन भी होगा जो क्या कर रहा होगा भाई, इसको हम कर देते हैं कि इंक्रीमेंट काउंटर, ठीक है। और इसके क्लिक के ऊपर मेरे पास एक फंक्शन होगा जो क्या कर रहा होगा, इस काउंटर को इंक्रीमेंट दे रहा होगा। सिंपल काउंटर है, कुछ भी नहीं है जो हम 10 दफ़ा बना सकें। ठीक है, ये हो गया काउंटर। ऐसे मैं कंसोल यहाँ खोल के रखता हूँ आपको, ठीक है। सही है। अच्छा, काउंटर प्रॉपरली चल भी रहा है। अच्छा, अब ये तो हमने वही सारी बातें थी, हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, भी वही चीज़ें जो लास्ट टाइम पढ़ी थी मैंने पढ़ के आ चुके हैं। अब इसमें तो चीज़ देखने वाली वो क्या है, सबसे पहले देखें। अब यहाँ पे क्या है, ये ऐप के अंदर ना मैं यहाँ लगाता हूँ भाई कंसोल एक, इसका मैं यहाँ रखता हूँ भाई ऐप इज कॉलिंग। इसका मतलब ये है कि हम डिनोट करना चाह रहे हैं भाई हमारा ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अब ऐप के अंदर मैंने एक कंपोनेंट रेंडर कराया हुआ है टू डू के नाम से, ठीक है। ये कंपोनेंट है, मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ भाई कंसोल डॉट लॉग टू डू इज रेंडर, या इसको आसान जबान हमें हम कर देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। चाइल्ड रेंडर, ये क्योंकि ये टू डू इसका चाइल्ड है, और इसको हम कर देते हैं पेरेंट रेंडर। सही है। अच्छा, अब अगर आप एक दफ़ा कोड को गौर से देखें, ऐप कंपोनेंट है, ऐप के अंदर एक टू डू कंपोनेंट कराया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और स्टेट चेंज हो रही है ऐप के अंदर। सही है, मैं इस ऐप कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया थी पहले भी चीज़ कि भाई कोई कंपोनेंट उस वक्त री रेंडर होता है। देखो, एक होता है रेंडर, एक होता है री रेंडर। रेंडर तो वो होता है कि जो वेरी फर्स्ट टाइम पूरी ऐप बन रही है उसे कहते हैं रेंडर होना, उसमें तो सारी कंपोनेंट रेंडर होते हैं कि पूरी ऐप बनती है। फिर री रेंडर उसे कहते हैं कि एक दफ़ा रेंडर होने के बाद विदाउट पेज लोडिंग दोबारा से कोई कंपोनेंट अगर रेंडर हो तो उसे कहते हैं री रेंडर होना। तो किसी भी कंपोनेंट के री रेंडर होने की वजह क्या हो जाएगी, उस कंपोनेंट में या तो कोई स्टेट चेंज हो या तो कोई प्रॉप चेंज हो रहा हो, ठीक है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब क्योंकि इस सेट काउंटर इसी ऐप कंपोनेंट में रेंडर हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, सॉरी ऐप कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ऐप कंपोनेंट री रेंडर होगा। अब री रेंडर होने की पहचान क्या है भाई, अगर ये कंसोल दोबारा मुझे आ रहा है, एक दफ़ा आने के बाद दोबारा आ रहा है, इट मीन्स कि मेरा ऐप दोबारा से री रेंडर हो रहा है। भाई चेक करते हैं, मैंने रिलोड किया यहाँ पे, देखें जैसे ही रिलोड किया वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ आया पेरेंट रेंडर, फिर आया चाइल्ड रेंडर। क्यों, क्योंकि एक तो ऐप का कंपोनेंट रेंडर हुई तो ऐप पेरेंट रेंडर आ गया। अब ऐप के अंदर यहाँ पे टू डू कंपोनेंट लिस्ट हुआ हुआ है, तो आपको मैंने बताया था ना कि भाई पूरी ऐप रेंडर हो रही है, तो ऐप के लिए आया पहले और फिर इस टू डू के लिए आया यहाँ पे चाइल्ड रेंडर। अब एक मज़े की चीज़ यहाँ देखने की, मैं इनक्रीमेंट काउंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। इनक्रीमेंट काउंटर पर जैसे ही क्लिक करूंगा आपको पता है क्या होगा भाई, ऐप कंपोनेंट के अंदर इस स्टेट काउंटर स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो ऐप कंपोनेंट रेंडर होगा। तो इसका मतलब अगर ये रेंडर हो रहा है तो पेरेंट रेंडर मुझे दोबारा से लिखा हुआ आना चाहिए कंसोल पर। चेक करते हैं भाई, लोड किया, क्लियर कर दिया मैंने कंसोल, मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए पेरेंट रेंडर तो आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है साथ में चाइल्ड रेंडर भी लिखा हुआ आ रहा है। क्यों भाई, मैं तो पेरेंट में सिर्फ स्टेट चेंज कर रहा हूँ, चाइल्ड में तो मैं कोई काम कर ही नहीं रहा। देखें आके, चाइल्ड कंपोनेंट में मैं जाता हूँ तो मैं कुछ भी रेंडर नहीं कर रहा यहाँ तो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको मैंने पहले भी बताई थी चीज़ कि भाई अगर जिस कंपोनेंट में स्टेट चेंज हो रही है वो कंपोनेंट बताया तुमने, ये हमें दिख रहा है कि भाई जिस कंपोनेंट में स्टेट चेंज हो रही है वो कंपोनेंट रिरेंडर हो रहा है, लेकिन सिर्फ वो कंपोनेंट रिरेंडर नहीं हो रहा, वो तो हो रहा है उसके साथ उसके अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुए हैं, जैसे टू डू रेंडर हुआ है ये भी कंपोनेंट रेंडर होगा। और अगर इसके अंदर भी कोई और कंपोनेंट रेंडर होता तो ये वो वाला कंपोनेंट भी इस ऐप की स्टेट चेंज होने की वजह से रेंडर होता। यानी इन शॉर्ट एंटायर ट्री, पूरा ट्री डाउन, यानी एक पूरा डाउन लेवल पे ट्री, नेस्टेड लेवल पे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे पूरा कंपोनेंट ट्री रीरेंडर होता हमारा। तो सोचें मैंने सिर्फ यहाँ पे स्टेट चेंज करी है ऐप के अंदर, लेकिन अब सोचें ये कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई हैवी लॉजिक लगी हुई, कोई हैवी ऑपरेशन हो रहा हो, वो सब दोबारा से रेंडर होगा। अगर इसके अंदर भी कुछ और चीज़, कोई और कंपोनेंट लगा हुआ होगा तो वो भी रेंडर होगा। तो सोचें आपके बस सिर्फ एक एंड टू एंड काउंटर के क्लिक करने पे आपकी पूरी एप्लीकेशन एक तरीके से रेंडर हो रही है। तो देखें आपकी ऑप्टिमाइजेशन तो सोचें तबाह हो जाएगी, बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन तो पूरी बैठ जाएगी। तो ये तो मतलब एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए कि भाई हमें तो बाहर लग रहा है कि बस हम सिर्फ क्लिक कर रहे हैं, काम तो हो रहा है देखें बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन कंसोल आपको बता रहे हैं कि भाई कंपोनेंट बिला वजह री रेंडर हो रहा है। देखें चाइल्ड रेंडर जो यानी कि मेरा जो टू डू कंपोनेंट रेंडर हो रहा है ये अननेसेसरी रेंडर हो रहा है, यानी ना तो इसमें कोई प्रॉप चेंज हो रहा है, ना तो कोई स्टेट इसमें जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, बिला वजह का री रेंडर हो रहा है। तो ऑप्टिमाइजेशन हमारी इससे जो है वो इफेक्ट होती है। तो भाई अब हमें क्या करें, टू डू जो कंपोनेंट इसकी री रेंडरिंग को मुझे रोकना है, क्योंकि भाई ये तो बिला वजह रेंडर हो रहा है, इसका तो कोई काम ही नहीं रेंडर होने का।
तो जब भी हमें किसी भी नेस्टेड जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने इस पेरेंट कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट एंटर किया हुआ है, जब भी मुझे नेस्टेड कंपोनेंट या चाइल्ड कंपोनेंट की जो एन ऐसे रीरेंडरिंग है इसको रोकना होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास रिएक्ट से हमें एक चीज़ मिलती है जिसका नाम होता है मेमो। ठीक है, हम जब कंपोनेंट आप एक्सपोर्ट करवा रहे हो, जब आप उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवा रहे हो तो आप क्या करो, उसको इस मेमो के अंदर रैप कर दो। अब इसका फ़ायदा क्या है, मेमो को ज़रा समझ लें पहले। मेमो ये कहता है भाई, मैं अच्छा वेरी फर्स्ट टाइम तो सब रेंडर होंगे, पूरी ऐप बनेगी तो सब रेंडर होता है। उसके बाद मेमो ये कहता है कि भाई इस टू डू को मैं सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रेंडर करूँगा जब इस टू डू में जो मुझे कोई प्रॉप या मुझे कोई स्टेट अगर रिसीव हो रही है और उस स्टेट या प्रॉप के अंदर प्रीवियस के मुकाबले में कोई चेंज आ रहा हो। फॉर एग्जांपल, अभी तो खैर मैं यहाँ से कुछ भिजवा ही नहीं रहा, लेकिन अगर मैं कोई प्रॉप प्रॉप यहाँ से भिजवा रहा होता तो उस प्रॉप के अंदर देखा जाता कि भाई जो पहले इससे इस स्टेट की जो यानी इस टू डू कंपोनेंट का जो पहले वाला बिहेवियर था उसके मुकाबले में अभी करंट में कोई चेंज अगर आया है तो सिर्फ और सिर्फ ये जब रेंडर होगा, अदरवाइज रेंडर नहीं होगा। ठीक है भाई, मैंने इसको रैप कर दिया। देखें अभी तो क्योंकि कोई प्रॉप है ही नहीं, तो पहले भी कोई नहीं है, अब बाद में भी कुछ नहीं होंगे, तो इसका मतलब स्टेट, इसका मतलब कोई बिहेवियर में कोई चेंज ही नहीं आया। जब कोई चेंज ही नहीं आया तो रेंडर भी नहीं होगा। चेक करते हैं भाई, फर्स्ट टाइम सब रेंडर हुआ। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टेट अपडेट, इंक्रीमेंट काउंटर देखें अब सिर्फ पैरेंट रेंडर हो रहा है, चाइल्ड की रेंडरिंग को मैंने स्टॉप कर दिया। अब इसका कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है, मैंने सिर्फ इसको स्टॉप किया ना। अब सोचें स्टूडियो के अंदर अगर और 10-15 कंपोनेंट रेंडर हुए होते, वो सारे के सारे मेरे री रेंडर होने से बच गए, तो कितना बड़ा यानी कि मैंने ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे अचीव किया है अपनी एप्लीकेशन को। मैंने एक छोटी सी सिर्फ चीज़ करके इतना अच्छा ऑप्टिमाइज मैंने अपने कोड को कर लिया। तो ये अपने कोड ऑप्टिमाइजेशन में, कंपोनेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास ये काम में आता है। अब मैं जितने भी स्टेट चेंज करता हूँ मेरे सिर्फ पेरेंट रेंडर हो रहा है, चाइल्ड रेंडर नहीं हो रहा। और चाइल्ड रेंडर हो रहा है इट मीन्स कि चाइल्ड के अंदर अगर कोई मजीद सब चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो सब इंटायर ट्री मेरा सेव हो गया। सही है, तो ये हमारे पास मेमो का काम होता है कि हमारे पास जो अननेसेसरी कंपोनेंट की रेंडरिंग होती है उसको बचा रहा होता है। अच्छा जी, ये तो हो गया यहाँ पे काउंटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले कंपोनेंट के ऊपर वर्क करता है। जिस तरीके से हमने टू डी एप्लीकेशन बनाई थी, हमने भाई क्या किया था, टू डूज ऐड हो रहे थे, तो वही वाला काम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मुझे स्टेट चाहिए जहाँ मैं इन सबको स्टोर करवाऊंगा, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट सेट ऑल टू डूज। इनिशियली एरे होगी है, क्यों, क्योंकि आपको पता है एरे ऑफ मल्टीपल हमें स्टोर करवाना है तो एरे में हम स्टोर करवाते हैं। अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये, क्योंकि मैं तो सेपरेट कंपोनेंट किया हुआ है, ये जो टू डूज हैं रेंडर तो अंदर होंगे, तो इसलिए मैं इनको एज अ प्रॉप भिजवा देता हूँ यहाँ से। और जब ये एज अ प्रॉप जा रहे हैं तो प्रॉप में रिसीव भी मुझे होंगे यहाँ पे, तो मैं इनको यहाँ पे आके इस तरीके से रिसीव भी कर लेता हूँ। ठीक है, चूँकि एरे है, क्योंकि एक ये तो यहाँ पे आते हैं हम, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई इस पर मैप लगाओ। यहाँ पे आपको एक सिंगल सिंगल मिलेगा और एक इंडेक्स मिलता है, और मैंने कहा रिटर्न करो यहाँ पे एक पैराग्राफ। अच्छा, मुझे एक एरर मिल रहा है यहाँ पे फ्रेगमेंट्स का। सही है, और यहाँ पे मैंने कहा ये टू डू आ जाएगा और की के अंदर इंडेक्स आ जाएगा। सही है, अच्छा ठीक है भाई, उस तरीके से हो गया। अब मैंने टू डूज तो रेंडर करवा दिया, लेकिन मुझे टू डूज ऐड करने भी तो पड़ेंगे। जब भी ऐड, अगर ऐड टू डूज ऐड ही नहीं होंगे तो देखेंगे कैसे, तो इसका मतलब मुझे ऐड भी करना पड़ेगा टू डू। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं ऐड टू डू करने का जो फंक्शन है ना वो बाहर से लेके आऊँगा। कैसे, इट मीन्स के मैं यहाँ बनाता हूँ एक बटन ऐड टू डू, सॉरी नीचे बनेगा ये ऐड टू डू। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ भाई इसके जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऐड टू डू का फंक्शन कॉल कर दो। अभी जो ऐड टू डू का फंक्शन है ना, ये मैं इस कंपोनेंट में नहीं बना रहा, ये मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ बाहर से विद द हेल्प ऑफ प्रॉप। सही है, ऐड टू डू यहाँ से आएगा। अब ऐड टू डू इसका मतलब कोई फंक्शन भी होगा, यहाँ पे तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड टू डू इज इक्वल्स टू। सही है, इस तरीके से। अब इसमें हो क्या रहा होगा, सिंपल मैंने प्रॉप के थ्रू भिजवा दिया। अब इसमें हो ये रहा होगा भाई, जो सेट ऑल टू डूज हैं ये क्या करूँगे, न्यू एरे बनाएंगे। ये बोलेंगे भाई जो पहले टू डूज पड़े हुए थे वो लाओ। और अच्छा, ये मैं अभी हार्ड कोड भिजवा रहा हूँ क्योंकि अभी हम इनको यूज़र से तो गेट नहीं कर रहे,
क्योंकि हमारा मकसद टू डू ऐप बनाना नहीं, हमारा मकसद है ऑप्टिमाइजेशन समझना रिएक्ट में। तो मैं अभी यूज़र से गेट नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी हार्ड कोड भिजवाता हूँ। न्यू टू डू, मैं हार्ड कोड टैग यानी जब जब मैं बटन पे प्रेस करूँगा मेरे पास यही न्यू टू डू, यही वाला एक टू डू ऐड हो रहा होगा, क्योंकि अभी डायनेमिक मैं यूज़र से गेट तो कर नहीं रहा हूँ। ठीक है भाई, अच्छा। अब ज़रा मैं कंसोल बंद करता हूँ, रिलोड करता हूँ एप्लीकेशन को। देखें, ऐड टू डू कर रहा हूँ, टू डूज तो सक्सेसफुली ऐड हो रहे हैं। तो बज़ाहिर तो मुझे कुछ भी नहीं मसला लग रहा, और अगर मैं काउंटर चला रहा हूँ काउंटर भी सही चल रहा है बिल्कुल। तो बज़ाहिर तो देखने में कुछ नहीं लग रहा, जो हमने किया है वही हो रहा है। लेकिन अब मैं ज़रा आपको कंसोल दिखाता हूँ कि कंसोल के अंदर क्या मामला चल रहा है। सही है। देखें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काउंटर से कहानी। आप अच्छा, हमने क्या देखा था भाई, क्योंकि हमने रिएक्ट डॉट मेमो लगाया हुआ था। अच्छा, पहले सबसे बिल्कुल स्टार्ट से बात करते हैं। स्टार्ट में हमने देखा भैया कि काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो काउंटर में ऐप कंपोनेंट तो रेंडर हो रहा था पेरेंट वाला, लेकिन साथ में चाइल्ड भी रेंडर हो रहा था। क्यों? क्योंकि टू डूज के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट पास किया हुआ था मैंने, चाइल्ड यानी रेंडर कराया था टू डू कंपोनेंट को, तो इसलिए क्योंकि वो पेरेंट रेंडर हो रहा था तो चाइल्ड भी रेंडर हो रहा था। तो हमने क्या किया भाई, हमने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर गए, हमने वहाँ जाके क्या लगा दिया, हमने वहाँ जाके रिएक्ट डॉट मैम यानी कि हमने मेमो लगा दिया। मेमो से क्या हुआ भाई कि अब सिर्फ और सिर्फ ये जब रेंडर करेगा, जब प्रॉप में कोई चेंज अगर आएगा तो सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर होगा, अदरवाइज चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। अच्छा भाई, क्या मतलब फॉर एग्जांपल किस सेंस में इसको हम कह रहे हैं, इसमें इसको मैं इस सेंस में कह रहा हूँ भाई, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अगर ऐड टू डू करूँगा, देखें ऐड टू डू पे पेरेंट भी रेंडर हो रहा है, चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है। क्यों? हालांकि ऐड टू डू का जो बटन है ना वो सिर्फ चाइल्ड के अंदर बना हुआ है। वो इसलिए हो रहा है कि भाई पेरेंट कंपोनेंट में है फंक्शन ऐड टू डू का। सही है। अब पेरेंट कंपोनेंट में फंक्शन पास हुआ, अब टू डू में लगा है मेमो, वो बोलेगा भाई अगर तो कोई चेंज आया है तो मैं ऐड होऊंगा, अदरवाइज ऐड नहीं होऊंगा। मतलब अगर कोई पहले प्रॉप में कोई चेंज आया है तो मैं रेंडर हूँगा, फिर वरना मैं रेंडर नहीं हूँगा। तो देखें, हमने जैसे ऐड टू डू पे क्लिक किया तो इस टू डूज के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, इस टू डूज में एक नया एलिमेंट ऐड हुआ, टू डूज में चेंज आया। तो इसलिए अब टू डू, जब ये टू डू मैंने यहाँ पास किया, जब ये टू डू यहाँ जाएगा इसमें, तो ये चेक करेगा मेमो कि भाई अच्छा पहले इस टू डूज के अंदर एम्प्टी पड़ा हुआ था, अब इस टू डूज के अंदर कोई एलिमेंट आया तो इसको रेंडर करवा दो। ठीक है जी। तो इसलिए ये रेंडर हुआ है, अदरवाइज रेंडर नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला है भाई। मसला क्या है, मैं रिलोड करता हूँ, इंक्रीमेंट काउंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप सोचें ज़रा क्या होगा, इंक्रीमेंट काउंटर पे क्लिक करूँगा तो भाई क्योंकि मेमो लगा हुआ है, तो और इंक्रीमेंट काउंटर से कोई टू डू भी ऐड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट काउंटर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ पेरेंट वाला कंपोनेंट रिटेंडर होना चाहिए, जो चाइल्ड कंपोनेंट टू डू है वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इंक्रीमेंट काउंटर पे क्लिक करने से कोई टू डू तो ऐड नहीं हो रहा मेरा, कि मेमो डिटेक्ट करेगा हाँ भाई पहले एम्प्टी आ रही थी अब कोई टू डू आया नया, तो इसका मतलब भाई चाइल्ड को दोबारा रेंडर करवा दो। टू डू ऐड नहीं हो रहा है इंक्रीमेंट काउंटर से, सिर्फ ऐप कंपोनेंट के अंदर ही ये वाली स्टेट अपडेट हो रही है। तो इसका मतलब उसूलन सिर्फ पेरेंट वाला कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए जो कि ऐप है। हम आते हैं कि देखिए हो क्या रहा है, पेरेंट भी रेंडर हो रहा है, चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है। हालांकि देखें टू डूज तो मैं पास ही नहीं करवा रहा, इस वाले बटन के ऊपर तो सिर्फ इस कंपोनेंट में काम हो रहा है, ये टू डूज में तो पास ही नहीं हो रहा। टू डू एम्प्टी आ रही है यहाँ पे, तो टू डू में तो कुछ चेंज आ ही नहीं रहा। और टू डू अगर ऐड होता भी तो यहाँ तो मुझे दिखता है जैसे पहले दिख रहा था, यहाँ तो नहीं दिख रहा मुझे टू डू ऐड। क्योंकि अगर मैं टू डू ऐड करवाऊंगा तो टू डू मुझे दिखेगा भी। तो समझ में आता है भाई चाइल्ड कंपोनेंट अंडर हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई टू डूज भी तो बढ़ रहे हैं, प्रॉप में चेंज आया है, मैमो बोलता है भाई प्रॉप में अगर चेंज आ रहा है पहले के मुकाबले में तो मैं रेंडर कर दूंगा इसको, वरना अदरवाइज रेंडर नहीं करूंगा मैं। तो प्रॉप में चेंज आया तो रेंडर कर दिया। लेकिन यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा प्रॉप में भाई इसके, यहाँ तो इस टू डू से ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ तो ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ इस काउंटर की स्टेट का, इन चाइल्ड को रेंडर हो रहा है। अब ये है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ इस सेट काउंटर पर तो इंटायर कंपोनेंट री रेंडर होता है, इस यानी कि इसका मतलब ये पूरा ऐप कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। अब जब ये रेंडर हो रहा है ना, तो इस ऐप कंपोनेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी दोबारा से रिक्रिएट हो रही है। मतलब ये लाइन दोबारा से चलेगी, दोबारा सारी स्टेट बनेंगी, ये पूरा फंक्शन दोबारा से बनेगा। अब ये है बड़ी ख़तरनाक चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट का नाम है, आप पढ़ लीजिएगा इसको थोड़ा सा, और मैं वैसे बता देता हूँ आपको। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है रेफरेंस इक्वलिटी, कि हम रेफरेंसिंग इक्वलिटी को चेक कर रहे हैं। फंक्शन आपको पता है, फंक्शन जावास्क्रिप्ट में रेफरेंस टाइप्स में आता है, डेटा टाइप्स के अंदर। ये हर दफ़ा न्यू रेफरेंस क्रिएट करेंगे। अब फर्स्ट टाइम ये फंक्शन यहाँ मैंने पॉइंट किया तो इसका एक रेफरेंस यहाँ जा चुका है रेफरेंस। अब जब सेकंड टाइम ये वाला ऐप कंपोनेंट रीलोड हो रहा है तो सेकंड टाइम ये फंक्शन रिक्रिएट हो रहा है, तो रिक्रिएट हो रहा है तो सेकंड टाइम एक नया रेफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो
बज़ाहिर तो हमें नहीं लग रहा कि भाई कोई चेंज आ रहा है, ऐड ये ऐड टू डू पहले भी था, ये ऐड टू डू बाद में भी है, हमें तो देखने में यही लग रहा है भाई कोई चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? रेफरेंसिंग का चेंज हो रहा है। पहले रेफरेंस कुछ और था, अब रेफरेंस कुछ और हो गया इसका नेक्स्ट टाइम। तो अब रेफरेंस तो चेंज हुआ है ना, तो रेफरेंस चेंज हुआ है तो टू डू के अंदर भाई ऐड टू डू में चेंज आ गया। अब क्योंकि मेमो क्या कहता है भाई, अगर जितने भी प्रॉप रिसीव हो रहे हैं इनमें कोई चेंज अगर आया है तो मैं कंपोनेंट को रिरेंडर कर दूंगा। टू डू में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ऐड टू डू में बजायर हमें देखने में तो ऐड टू डू में भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बिहाइंड द सीन्स रेफरेंस चेंज हो गया है, तो इसका मतलब चेंज तो आया है। तो मेमो दोबारा से इसको यहाँ पे रिरेंडर कर देगा। तो भाई अब ये मसला है, तो इसको किस तरह हल करें? इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास एक हुक आता है जिसका नाम है यूज़ कॉल बैक। ये हुक क्या करता है भाई? ये हुक मैं अपने इस पूरे फंक्शन को इसके अंदर बाइंड कर दूंगा, यूज़ कॉल बैक के अंदर इस तरीके से बाइंड कर दूंगा। यूज़ कॉल बैक आपसे करता है डिपेंड, आपसे लेता है एक कॉल बैक फंक्शन जो मैंने यहाँ पास कर दिया, और एक लेता है डिपेंडेंसी एरे, ऐसे यूज़ इफेक्ट में लेता था। और मैं इसको बोलूँगा भाई इस फंक्शन, अब आप इसको बता रहे हो कि इस फंक्शन को रिक्रिएट कब करना है। मैं बोलूँगा भाई इस फंक्शन को रिक्रिएट सिर्फ जब करो जब टू डूज में चेंज आए। और आपको पता है कि इस वाली इंक्रीमेंट काउंटर पे क्लिक करने पे टू डूज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो सिर्फ काउंटर की स्टेट को अपडेट करेगा। तो टू डूज में कोई चेंज आएगा नहीं। टू डूज में चेंज कब आएगा? जब ऐड टू डू करूँगा मैं। तो मैं कहूँगा भाई जब इसको सिर्फ करो, अदरवाइज इसको रिक्रिएट नहीं करो। अब देखें इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये है, अब जब मैं इनकम काउंटर पर क्लिक करूँगा ना, तो देखें सिर्फ पेरेंट रेंडर हो रहा है बस, चाइल्ड रेंडर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन रिक्रिएट नहीं हो पा रहा। कंपोनेंट तो रेंडर हो रहा है लेकिन इस फंक्शन को वो रिक्रिएट नहीं कर रहा। तो ये फ़ायदा हमारे पास होता है यूज़ कॉल बैक का, कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन बच रही है। हम हर छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे अब देखते हैं, क्योंकि हम एडवांस रिएक्ट पढ़ लें ना, तो हमारे लिए हर एक चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन मैटर करती है। कोई भी अननेसेसरी कोड, अननेसेसरी कंपोनेंट रेंडर ना हो। अब बज़ाहिर तो आपको लग रहा है चाइल्ड रेंडर हो रहा है, लेकिन चाइल्ड नहीं रेंडर हो रहा। चाइल्ड का मतलब है कि अगर इस चाइल्ड के अंदर अगर मजीद चाइल्ड है, मजीद चाइल्ड के अंदर मजीद फर्दर सब चाइल्ड हैं, तो पूरी इंटायर ऐप रिलोड हो रही है आपकी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए। तो भाई ये इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कॉल बैक को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये फंक्शन है यूज़ कॉल बैक का। अब थोड़ा सा मैं कोड को और चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखानी है। मुझे मेरे पास एक एरे है, ठीक है। मैं इस एरे को यहाँ बनाता हूँ बाहर, लेट एरे इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 50। सही है। मुझे क्या करना है यहाँ पे, मेरे पास H1 है, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर दिखाना है भाई मेरे पास एरे में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। एक एग्जांपल बस ले रहा हूँ आपको मैं यूज़ मेमो समझाने के लिए कि यूज़ मेमो कहाँ कहाँ आता है। द ग्रेटेस्ट नंबर इज, सही है। अच्छा, ये एरे है मेरे पास। मैं यहाँ पे करता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ आके, कॉन्स्ट गेट लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये फंक्शन बनाया मैंने गेट लार्जेस्ट नंबर, ये मुझे बेसिकली क्या कर रहा होगा, लार्जेस्ट नंबर बता रहा होगा इन सब में से। तो मैंने क्या बोला, मैं बोला भाई रिटर्न कर दो क्या चीज़, मैथ, या इसको हम ऐसे भी एक सिंगल लाइन का सेंटेंस में लिखना तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि भाई इज इक्वल्स टू, मैं बोलूँगा कि भाई क्या करो, रिटर्न करो सिंपल, कि भाई मैथ डॉट मैक्स। हमारे पास मैथ मॉड्यूल हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, वहाँ पे एक फंक्शन आता है मैक्स का। ये क्या करता है बेसिकली, आपसे एक लिस्ट ऑफ नंबर लेता है और उनमें से जो मैक्सिमम यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो बताएगा। ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, रिएक्ट की चीज़ नहीं है बेसिकली। तो मैं इसको क्या करूँगा, मुझे ये लिस्ट ऑफ नंबर में पास कर दूंगा। तो ये क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर देंगे, एरे देंगे यहाँ पे। मैं बोलूँगा भाई इस एरे को डी स्ट्रक्चर करके यहाँ पे मैंने पास कर दिया। एरे को जब डी स्ट्रक्चर किया तो सारी पूरी पूरी ऐसे लिस्ट उठ के यहाँ पे आ गई होगी। तो मुझको मतलब मुझे गेट लार्जेस्ट नंबर के अंदर क्या मिल गया होगा, रिटर्न करवा रहा हूँ क्योंकि लैम्डा फंक्शन बनाया, सिंगल लाइन का सिंटेक्स लिखा है। तो मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे आओ और इस फंक्शन को कॉल कर दो। जब कॉल करूँगा तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। सही है, चेक करते हैं भाई। ये देखें आ गया यहाँ पे, ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 50। अच्छा, एक मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिखता हूँ सेंटेक्स को ना, मैं भाई कहता हूँ कट करो इसको, इसको इस तरीके से कर देता हूँ मैं, ऐसे। सही है। अच्छा भाई कोई मसला नहीं, आप बोलेंगे सर सब बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसमें मसला क्या है, ओ यूज़ मेमो का मतलब यूज़ मेमो का यूज़ क्या है इसके अंदर। देखिए बाहर कोई मसला नहीं है, लेकिन
मैं यहाँ पे एक कंसोल स्टेटमेंट लगाता हूँ। ये क्या, ये फंक्शन क्या कर रहा है भाई? फाइंडिंग ग्रेटेस्ट। अच्छा देखें यहाँ पे ना, ये क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर रहा है। पूरी एरे में से एक ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढ रहा है, यानी कि बेसिकली एक हैवी ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा वैसे बताया तो हैवी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक एरे में एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई और हैवी लॉजिक लगी हुई होती, कोई बहुत हैवी ऑपरेशन हो रहा होता भाई, जिसके लिए मल्टीपल लाइन ऑफ कोड चल रहा होता। अगर फॉर एग्जाम्पल समझेंगे वो इस तरीके से कोई हैवी ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल हैवी ऑपरेशन लॉजिक, कोई कोई बहुत हैवी लॉजिक लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ भाई, फर्स्ट टाइम का मैंने कॉल किया है यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम में सबसे पहले देखें कंसोल्स को ज़रा गौर से देखें। पैरेंट अंडर हुआ भाई, यानी ऐप अंडर हुआ, हैवी ऑपरेशन लॉजिक क्यों? जो मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया फंक्शन को, तो भाई इसलिए ये वाला फंक्शन भी कॉल हो गया। चाइल्ड अंडर भी हो गया, वो गया फर्स्ट टाइम, तो सब में ही रेंडर होना होता है। अब ज़रा मुझे बताएं, मैं इंक्रीमेंट काउंटर पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने यूज़ कॉल बैक से उसको अपने ऐड टू डू वाले फंक्शन को तो मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई दोबारा रिक्रिएट नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरे पास चाइल्ड और अंडर हो गए, सिर्फ पेरेंट अंडर होगा। और ऐसा ही ये पेरेंट अंडर हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है साथ में, पेरेंट अंडर हो रहा है क्योंकि पेरेंट का मतलब इंटायर कंपोनेंट लोड हो रहा है। तो इसका मतलब ये गेट लार्जेस्ट नंबर भी कॉल होगा दोबारा से। लेकिन ज़रा एक चीज़ मुझे बताएं, क्या इसकी दोबारा रेंडर होने की कोई मतलब कोई बहुत ज़रूरत है मुझे, कोई खास? क्यों? क्योंकि भाई नेक्स्ट टाइमिंग मुझे 50 मिलना है यहाँ पे। मतलब ज़रूरत तो तब होती है कि जब मेरे पास नेक्स्ट टाइम एरे अगर चेंज हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल 10, मैं 10 से लेकर 50 तक लिया मैंने, मैं अगर वहाँ पे जो है वो 100 से लेकर 500 तक ले रहा होता तो फिर समझ में आता भाई, क्योंकि उसका आंसर डिफरेंट आता। अभी तो जो पहले दफ़ा पे आंसर आ रहा है वही सेकंड पे भी आएगा, क्योंकि एरे तो सेम ही है। लेकिन देखें हैवी ऑपरेशन लॉजिक तो बार बार चल रही है, इसका मतलब मैं, मेरा पर्पस सिर्फ इसका मेरा ताल्लुक इस बटन के क्लिक के ऊपर सिर्फ काउंटर से है। हैवी ऑपरेशन क्यों दोबारा से हो रहा है, मुझे तो उसकी नीड भी नहीं है। इसका मतलब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हो रही है बहुत हैवी मेरी कंपोनेंट के अंदर बिला वजह, जो कि मुझे नीड नहीं है, और ये ऑप्टिमाइजेशन कॉज करेगी, सिंपल ऑप्टिमाइजेशन को इफेक्ट करेगी। लेकिन जब जब मैं क्लिक करूंगा, बार बार हैवी ऑपरेशन लॉजिक चल रही होगी, अननेसरी का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ तो 50 आएगा हर दफ़ा। अगर एरे चेंज हो रही होती इस क्लिक के ऊपर, तो फिर एरे उसका आंसर डिफरेंट आ रहा, तो मुझे हैवी ऑपरेशन की नीड पड़ती। लेकिन अभी तो नहीं, मुझे नीड पड़ नहीं रही। तो भाई ये मसला है, बिल्कुल मसला है भाई ये तो, कि मेरा तो इससे ताल्लुक ही नहीं, तो क्यों बार बार एक सेम ही जब इसने आउटपुट लाना है, तो क्यों बार बार ये हैवी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? तो भाई हम इसको कैसे रोकेंगे? हम इसको ऐसे रोकेंगे कि भाई अब इस तरीके के सिनेरियो हमारे पास आता है यूज़ मेमो काम में। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ आऊँगा, मैं यूज़ मेमो यहाँ से इंपोर्ट करूँगा ऊपर, यहाँ यूज़ करूँगा। यूज़ मेमो भी यूज़ कॉलबैक की तरह काम कर रहा होता है, बस एक चीज़ का अच्छा, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई बहुत ज़्यादा, कि यूज़ मेमो यूज़ कॉलबैक सिमिलर लग रहे होते हैं उनको। देखिए सिमिलर, काम सिमिलर है लेकिन पर्पस डिफरेंट है। यूज़ कॉलबैक क्या करता है बेसिकली, ये है फंक्शंस के लिए, ये फंक्शंस को मेमोराइज कर रहा होता है, यानी फंक्शंस को परफॉर्मेंस वाइज ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। क्योंकि यूज़ मेमो एक सिंपल वैल्यू को कर रहा होता है यहाँ पे। और दूसरी बात, यूज़ कॉल बैक जो है ना, वो फंक्शन नॉर्मली यूज़ करते हैं हम जब फंक्शन रिक्रिएट हो रहे होता है, फंक्शन की रिक्रिएशन को रोकने के लिए यूज़ कॉल बैक का इस्तेमाल करते हैं। जबकि यूज़ मेमो हम एक इस काम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यूज़ मेमो पे आ गया मैं। ठीक है, अच्छा अब यूज़ मेमो में भी हम बिल्कुल वैसे ही एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, दूसरा डिपेंडेंसी एरे पास करते हैं कि भाई। अच्छा अभी अगर मैं इसको यहाँ पे एक एम टी एरे पास करूँगा। अच्छा एक और चीज़, यूज़ कॉलबैक जब आप किसी फंक्शन के साथ लगाएंगे ना, यूज़ कॉलबैक, तो वो जो वैल्यू रिटर्न यानी जो उसका जो वेरिएबल आपने बनाया वो फंक्शन ही रहेगा। लेकिन यूज़ मेमो के साथ जब आप बनाएंगे, तो जो वेरिएबल है वो फंक्शन नहीं होगा, अब वो बन जाएगा एक वेरिएबल। और वेरिएबल को हम इस तरह कॉल नहीं करवा सकते, हमें पॉइंट करवाना पड़ेगा। ये एक यहाँ पे होता है यूज़ मेमो में, याद रखिएगा। ठीक है, यूज़ कॉलबैक के साथ जब मैं लगाया था तो ये फंक्शन था, फंक्शन ही रहा। लेकिन जब मैंने यहाँ यूज़ मेमो लगाया, तो ये फंक्शन था लेकिन ये बन चुका है वेरिएबल। तो इसको हम इस तरह पॉइंट करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। अब देखें एक ही दफ़ा कॉल होगा बस, देख रहे हैं, पैरेंट अंडर, सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि भाई एरे चेंज ही नहीं हो रही, तो मैं क्यों बार बार इसको करवा रहा हूँ? अच्छा अब सवाल है भाई, अगर एरे चेंज हो जाए तो क्या करें? तो एरे चेंज हो जाए तो भाई हम क्या करेंगे, फिर हमें एक, इसको मैं एरे को भी यहाँ ले रहा हूँ, तो मुझे फिर इस एरे को उठा के यहाँ लेना पड़ेगा। सही है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, हटा नहीं रहा। अच्छा ये यहाँ नहीं आएगी क्योंकि ये तो टू डूज़ के लिए है ना हमारे पास। मैं एक और बनाऊँगा यहाँ पे, जिसको मैं नाम रखूँगा भाई नम्स
सेट ऑल नम्स, ठीक है। यहाँ इसको पास कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हो क्या रहा होगा, ये नम्स में मुझे वैल्यूज़ पड़ी होंगी, मैं नम्स में आऊँगा, मैं बोलूँगा भाई इसको एरे को नम्स कर दो यहाँ पर, ठीक है। और अब मुझे आ रहा है कि एक बटन भी चाहिए होगा जो एरे को चेंज करेगा मेरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक बटन, इसका नाम है भाई क्लिक टू चेंज एरे, ठीक है। इस पर मैं लगाऊंगा यहाँ पे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के ऊपर मैं बोलूँगा भाई ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, सेट ऑल नम्स में क्या करो, एक न्यू एरे डाल दो, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। एक नई एरे डाल दी मैंने यहाँ पर, जो ये नई एरे मैंने यहाँ डाली है, तो इसका मतलब ये यहाँ चेंज होगा जाके, और ये यहाँ चेंज होगा तो इसका मुझे निकलेगा यहाँ पे। तो अब मैंने बोला कि भाई, अच्छा एक देखें यहाँ पे एक और चीज़, अब रिलोड किया मैंने, ऐप इज़ नॉट डिफाइंड है, कहाँ है भाई। आई थिंक कोई मिस्टेक विस्टेक कर दी है। फंक्शन में कोई मसला नहीं हुआ। भाई अच्छा, इसका मसला वो होगा लग रहा है मुझे। एक सेकेंड, ये हट गया यहाँ से, और ऑन क्लिक के ऊपर वो सही है, रिलोड किया मैंने। अच्छा अब देखें भाई ज़रा, फर्स्ट टाइम सब आ गया यहाँ पे, मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ पैरेंट अंडर ही हो रहा है, ठीक है, सही है, पैरेंट अंडर तो हो गया। अब मैंने यहाँ पे किया क्लिक टू चेंज एरे, ठीक है, क्लिक टू चेंज एरे किया, लेकिन एरे तो चेंज हुई नहीं। भाई एरे चेंज क्योंकि यहाँ नंबर तो आ रहा है, मैं तो यहाँ नंबर तो यहाँ पास कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब अगर क्लिक पे स्टेट अपडेट कर रहा हूँ तो स्टेट तो अपडेट हो नहीं चाहिए, और स्टेट अपडेट हो रही है, क्यों देखें यहाँ पे, देखें यहाँ वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, इसका मतलब स्टेट अपडेट हो रही है क्योंकि कंपोनेंट अंडर हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में एम टी एरे पास कर दिया, आपको पता है यूज इफेक्ट में, यूज इफेक्ट की तरह वर्क करता है ये भी, यूज कॉल बैक यूज मेमो, कि अगर आप एम टी एरे पास करेंगे सिर्फ वेरी फर्स्ट टाइम एक दफ़ा रेंडर होगा, बाद में रेंडर नहीं होगा। अगर आपको बाद में रेंडर करवाना है तो मैं यहाँ पे इसको, जो मेरी एरे है, मुझे इसको डिपेंडेंसी एरे पास करना पड़ेगा, कि भाई जब सिर्फ इसके में कोई चेंज आए तब आप इसको रीएंटर करवा देना। अब देखें फर्स्ट टाइम 50 आ रहा है, उनको 10 से 50 तक की एरे है, मैं क्लिक करूँगा, सिर्फ पैन रेंडर होगा, ये ना अंदर वाला रेंडर हो रहा है टू डू वाला जिसको यूज़ कॉल बैक से रोका हुआ है, और ना ये रेंडर हो रहा है एरे वाला, क्योंकि इसको मैंने यूज़ मेमो करके रोका हुआ है। अब मुझे अगर इसको रेंडर करवाना है दोबारा से, तो मैं बोलूँगा भाई क्लिक टू चेंज एरे, जैसे ही एरे चेंज किया, देखें एरे चेंज हुई, रिस्पॉन्स चेंज हुआ, हैवी ऑपरेशन लॉजिक चली गई। अब फिर करता रहूँगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। अब जब जब मैं इस एरे को चेंज करूँगा, सिर्फ जब हैवी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखें किस तरीके से हमने कोड को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लिया विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री हुक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टॉपिक ही, क्योंकि भाई एडवांस रिएक्ट में आती हैं सारी चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो आज हमने ऑप्टिमाइजेशन को देखा है, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू, हाफिज़।